नमस्कार और स्वागत है। आज हमारे हाथ एक बहुत ही दिलचस्प दस्तावेज लगा है। दिलचस्प से ज्यादा मैं कहूंगी कि ये थोड़ा अजीब भी है। हाँ बिल्कुल। 30 दिसंबर 2025 के लिए एक बाजार का पूर्वानुमान। और ये कोई आर्थिक रिपोर्ट नहीं है। नहीं, यही तो बात है। ये एक ज्योतिषीय पूर्वानुमान है। तो आज हम इसी की कह सकते हैं कि एक गहरी पड़ताल करेंगे। और शुरू करने से पहले ये साफ कर देना जरूरी है। हाँ। जैसा कि इस दस्तावेज में भी शुरुआत में ही लिखा है कि ये कोई निवेश की सलाह नहीं है। बिल्कुल। इसे एक विश्लेषण की तरह देखना चाहिए। हमारा काम ज्योतिष को सही या गलत साबित करना नहीं है। नहीं, हमारा मकसद ये समझना है कि कोई खगोलीय घटनाओं को बाजार के मनोविज्ञान से, मतलब लाखों लोगों के डर और लालच से जोड़ने की कोशिश कैसे कर रहा है। हाँ। तो चलिए इस विश्लेषण की परतों को खोलते हैं। सबसे पहली बात जो ध्यान खींचती है वो है इसकी भाषा। शब्द इस्तेमाल हुए हैं जैसे बड़ी मछलियां और शिकार। ये कोई साधारण फाइनेंशियल एनालिसिस तो नहीं लग रहा। सही पकड़ा। ये भाषा ही हमें सबसे बड़ा सुराग देती है। अच्छा। ये बताती है कि ये पूर्वानुमान बाजार को नंबरों और चार्ट्स का खेल नहीं बल्कि एक जंगल की तरह देख रहा है, जहां शिकारी हैं और शिकार भी। मतलब ये हमें विश्लेषण के भावनात्मक और नाटकीय लहजे के लिए तैयार कर रहा है। बिल्कुल। ये कह रहा है कि कल का दिन तर्क का नहीं बल्कि भावनाओं का दिन होगा। तो इस भावनात्मक दिन के लिए सबसे बड़ी भविष्यवाणी क्या है? दस्तावेज की पहली लाइन ही कहती है कि बाजार का मूड सामान्य नहीं रहने वाला है। और फिर वो लाइन आती है, बड़ी मछलियां फिलहाल छुट्टी के मूड में दिख रही हैं, लेकिन कल के दिन वो शिकार कर सकती हैं। ये सुनने में किसी थ्रिलर फिल्म के डायलॉग जैसा लगता है। हाँ, तो इसका बाजार की भाषा में क्या मतलब हुआ? इसका सीधा मतलब है अटकलों पर आधारित गतिविधियां। स्पेक्युलेटिव मूवमेंट। हाँ, वही वो हावी रहेंगी। बड़ी मछलियों का मतलब होता है बड़े संस्थागत निवेशक या ऑपरेटर्स जो अपने विशाल फंड से बाजार की दिशा को मोड़ सकते हैं। और जब कहा जाता है कि वे शिकार कर सकती हैं, तो इसका इशारा इस ओर है कि वे रिटेल निवेशकों की घबराहट या उनके लालच का फायदा उठा सकते हैं। यानी एक ऐसे बाजार की तस्वीर है जो किसी कंपनी के नतीजों या अर्थव्यवस्था के आंकड़ों पर नहीं चलेगा। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये शुद्ध रूप से मनोविज्ञान और अचानक की गई खरीद बिक्री पर चलेगा। यानी कि कल फंडामेंटल्स खिड़की से बाहर और सिर्फ इमोशंस का खेल चलेगा। ये बड़ी मछलियों वाला एंगल तो ठीक है, समझ आता है, ये तो बाजार की पुरानी कहानी है। लेकिन इस स्रोत का दावा है कि इसके पीछे ग्रहों का हाथ है। ये बात थोड़ी हैरान करती है। और यहीं पर यह विश्लेषण पारंपरिक एनालिसिस से अलग हो जाता है। आखिर कौन से ग्रह हैं जो इतना बड़ा उलटफेर करने की ताकत रखते हैं? ये दो मुख्य ज्योतिषीय कारण बताता है। पहला शुक्र मतलब वीनस और मंगल मार्स, दोनों ग्रह अस्त हैं। अस्त? इसका मतलब क्या हुआ? मतलब ज्योतिष की भाषा में अस्त होने का मतलब है कि कोई ग्रह सूरज के बहुत करीब आ गया है, तो उसकी अपनी जो ऊर्जा है, उसकी रोशनी है, वो लगभग खत्म हो जाती है, एक तरह से बेअसर हो जाता है। अच्छा, तो शुक्र और मंगल बेअसर हैं, लेकिन बाजार पर इसका क्या असर? ये ग्रह इतने महत्वपूर्ण क्यों हैं? यहीं पर इसका मनोवैज्ञानिक तर्क छिपा है। ज्योतिष में शुक्र को अक्सर विलासिता, सुख, धन मतलब बाजार के ग्रीड फैक्टर से जोड़ा जाता है। लालच से? हाँ, लालच। और वहीं दूसरी तरफ मंगल ग्रह आक्रामकता, ऊर्जा और एक्शन का प्रतीक है, मतलब बाजार का फियर और पैनिक में आकर बेचने वाला फैक्टर। तो अब सोचिए, जब लालच और डर दोनों को चलाने वाले ग्रह ही अस्त यानी बेअसर हों, तो क्या होगा? बाजार अपनी दिशा खो देगा। जैसे एक गाड़ी जिसके एक्सेलरेटर और ब्रेक दोनों ही ठीक से काम न कर रहे हों। बिल्कुल। उसे समझ ही नहीं आएगा कि किधर जाना है। बिल्कुल सही। तर्क की जगह भ्रम और अटकलें ले लेंगी। और इस भ्रम को बढ़ाने के लिए एक और फैक्टर है। दस्तावेज के अनुसार ये दोनों कमजोर ग्रह केतु के नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। केतु? हाँ, केतु एक छाया ग्रह है जिसे ज्योतिष में अप्रत्याशित घटनाओं, भ्रम और छिपी हुई चीजों से जोड़ा जाता है। तो एक तरफ ग्रह पहले से ही कमजोर हैं और दूसरी तरफ वो एक ऐसे जोन में हैं जो कंफ्यूजन को और बढ़ाता है। ये तो डबल झटका हो गया। इसमें एक और बिंदु जोड़ा गया है कि सूर्य और चंद्रमा जो बाजार की रोज की चाल पर असर डालते हैं, वो दोनों भी शुक्र के नक्षत्र में है। हाँ। और जैसा हमने अभी बात की, शुक्र खुद अस्त है। हाँ,
और इस बात को मजबूती देने के लिए विश्लेषण एक वास्तविक उदाहरण देता है। अच्छा। उसका कहना है कि इस ग्रह स्थिति का असर पहले से ही सोने और चांदी की कीमतों में दिख रहा है, जहाँ काफी अस्थिरता है। एक मिनट, लेकिन क्या ये सिर्फ एक संयोग नहीं हो सकता? हो सकता है। मतलब सोने चांदी की कीमतें तो डॉलर इंडेक्स, वैश्विक तनाव और महंगाई जैसी कई चीजों से प्रभावित होती हैं। बिल्कुल होती हैं। सिर्फ ग्रहों की स्थिति को इसका कारण मानना थोड़ा मुश्किल लगता है। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और ये विश्लेषण भी इसे अकाट्य प्रमाण की तरह पेश नहीं कर रहा। तो फिर? बल्कि वो इसे एक पैटर्न के हिस्से के रूप में दिखा रहा है। तर्क ये है कि जो ऊर्जा कीमती धातुओं के बाजार को प्रभावित कर रही है, वही ऊर्जा कल इक्विटी बाजार में भी दिख सकती है। मतलब एक अमूर्त ज्योतिषीय अवधारणा को एक ठोस अवलोकन से जोड़ने की कोशिश है ताकि बाद में वजन आए। बिल्कुल ठीक है, ये समझा। अब ये विश्लेषण और भी ज्यादा दिलचस्प हो जाता है, क्योंकि ये सिर्फ ये नहीं बता रहा कि क्या होगा, बल्कि ये कब होगा पर भी उंगली रख रहा है। हाँ, ये इसे किसी भविष्यवाणी से ज्यादा एक स्ट्रेटेजी जैसा बना देता है। आपने बिल्कुल सही नब्ज पकड़ी है। ये टाइमिंग वाला हिस्सा ही शायद इस पूर्वानुमान का सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा है। तो स्रोत दिन को साफ तौर पर 2 हिस्सों में बांटता है। पहला हिस्सा है सुबह 9:45 बजे तक। और इसके लिए जो भाषा इस्तेमाल की गई है वो कमाल की है। ट्रेडरों को धीरे धीरे चुग्गा डाला जाएगा। हाँ, ये सुनकर ही खतरे की घंटी बज जाती है। ऐसा लगता है जैसे कोई जाल बिछाया जा रहा हो। इसका मतलब क्या है, चुग्गा डालना? ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे गली क्रिकेट में कोई बॉलर शुरू में कुछ आसान गेंदें फेंकता है ताकि बैट्समैन खुलकर शॉट लगाए। हाँ, और फिर अचानक एक खतरनाक यॉर्कर डालकर उसे बोल्ड कर देता है। बिल्कुल। चुग्गा डालना का मतलब है एक लालच की स्थिति पैदा करना। हो सकता है कि बाजार सुबह में ऊपर की ओर जाए या एक स्थिर दायरे में कारोबार करे, जिससे ट्रेडरों को आत्मविश्वास आए कि सब कुछ ठीक है और वो आराम से अपनी पोजीशन बना लें। और फिर 9:30 बजे के बाद कहानी में एक बड़ा मोड़ आता है। ग्रहों की स्थिति बदलती है। हाँ, दस्तावेज कहता है कि राहु लग्न में और केतु सप्तम भाव में प्रवेश करते हैं, और ये कुंभ लग्न का समय होगा जो लगभग 12:30 बजे तक चलेगा। और इसी समय के लिए सबसे बड़ी चेतावनी दी गई है। हाँ, सुबह 9:45 से दोपहर 12:30 के बीच। विश्लेषण में साफ लिखा है कि इस दौरान ट्रेडरों की पोजीशन ट्रैप होने की पूरी संभावना है। ये तो बहुत डरावना लगता है। ट्रैप होना किसी भी ट्रेडर का सबसे बुरा सपना होता है। लेकिन क्या स्रोत ये भी बताता है कि ये ट्रैप किस तरह का हो सकता है? मतलब क्या ये एक अचानक तेज गिरावट होगी या बाजार बस एक रेंज में फंस जाएगा? ये एक बेहतरीन सवाल है। स्रोत इसकी बारीकियों में नहीं जाता, लेकिन ट्रैप शब्द का मतलब कई चीजें हो सकती हैं। जैसे? हो सकता है कि आपने कोई स्टॉक खरीदा हो और वो अचानक तेजी से गिरने लगे और आपको बेचने का मौका ही ना मिले। लोअर सर्किट? हाँ, लोअर सर्किट। या इसका उल्टा भी हो सकता है, आपने शॉर्ट सेल किया हो और स्टॉक रॉकेट बन जाए। एक और संभावना ये भी है कि बाजार में लिक्विडिटी ही सूख जाए। बिल्कुल, और आप अपनी पोजीशन से बाहर ही ना निकल पाएं। सार ये है कि ये एक ऐसे झटके का संकेत है जिसके लिए सुबह का बाजार आपको तैयार नहीं करेगा। तो सुबह का लालच दोपहर के जाल में बदल सकता है। ये बहुत साफ चेतावनी है। लेकिन क्या ये अस्थिरता पूरे बाजार को एक साथ डुबो देगी या फिर कुछ खास सेक्टर्स हैं जो निशाने पर हैं? यहाँ पे विश्लेषण और भी सटीक हो जाता है। ये नहीं कहता कि पूरा बाजार एक साथ ढह जाएगा। अच्छा। बल्कि ये 4 विशिष्ट क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित करने को कहता है जहां तेज वॉलेटिलिटी के योग बन रहे हैं। एक तरह की हिट लिस्ट है। हाँ, कह सकते हैं। अच्छा, तो ये पूरे बाजार पर असर नहीं डालेगा। ये तो एक बहुत बड़ा क्लू है। तो फिर वो कौन से सेक्टर्स हैं? सूची में पहला नाम है ऑटो और कार कंपनियों का। ठीक है। दूसरा है होटल सेक्टर, तीसरा है ज्वेलरी सेक्टर, और चौथा है सरकारी कंपनियां यानी PSUs। अच्छा। स्रोत का कहना है कि इन 4 क्षेत्रों में निवेशकों को विशेष रूप से सावधान रहने की जरूरत है। ये लिस्ट बड़ी दिलचस्प है। ऑटो, होटल और ज्वेलरी, ये तीनों तो समझ आते हैं। ये सीधे सीधे उपभोक्ता खर्च से जुड़े हैं। हाँ। जब भी बाजार में डर का माहौल होता है, लोग ऐसी चीजों पर खर्च कम कर देते हैं। लेकिन सरकारी कंपनियां इस लिस्ट में थोड़ी अलग लगती हैं। वो तो ज्यादातर स्थिर मानी जाती हैं। उनमें इतनी वॉलेटिलिटी का क्या कारण हो सकता है? बहुत अच्छा पॉइंट है। ज्योतिषी दृष्टिकोण से देखें तो ज्वेलरी सेक्टर को सीधे शुक्र से जोड़ा जा सकता है। विलासिता और आभूषणों का कारक। हाँ, तो शुक्र के अस्त होने का सीधा असर इस सेक्टर पर पड़ सकता है। ऑटो सेक्टर को अक्सर मंगल से जोड़ा जाता है, जो मशीनरी और इंजीनियरिंग का प्रतिनिधित्व करता है। और मंगल भी अस्त है? बिल्कुल।
लेकिन सरकारी कंपनियों का मामला अलग है। हाँ, उनका क्या तर्क हो सकता है? एक मनोवैज्ञानिक तर्क ये हो सकता है कि जब बाजार में अनिश्चितता होती है तो कई निवेशक सुरक्षित माने जाने वाले सरकारी शेयरों की ओर भागते हैं। हाँ, एक सेफ हेवन की तरह। बिल्कुल। शायद यह पूर्वानुमान इसी मनोविज्ञान पर हमला करने का संकेत दे रहा है कि जहां लोग सुरक्षा ढूंढने जाएंगे, वहीं पर बड़ी मछलियां उन्हें ट्रैप कर सकती हैं। वाह, ये तो शतरंज की बिसात जैसा लग रहा है। ये उस शिकार वाली थ्योरी से बिल्कुल मेल खाता है। तो इन सभी ज्योतिषीय संकेतों, समय के अनुसार चेतावनियां और सेक्टर विशिष्ट हिटलिस्ट के बाद अंतिम सलाह क्या है? कोई गुप्त उपाय नहीं है। इस समग्र रिव्यू से निकलने का कोई रास्ता, कोई मंत्र? नहीं, कोई गुप्त उपाय या मंत्र नहीं है, और यही इस विश्लेषण का एक और मजबूत पहलू है। अच्छा। सारी रहस्यमयी बातों के बाद सलाह बहुत सीधी, व्यवहारिक और तर्कसंगत है। ऐसी सलाह जो कोई भी अनुभवी वित्तीय सलाहकार किसी भी अस्थिर बाजार में देगा। बिल्कुल। और वो सलाहें क्या है? 3 मुख्य बातें हैं। पहली, संभल कर काम करने में ही भलाई है। ठीक है, एक सामान्य सावधानी। दूसरी, जल्दबाजी से बचें। ये सीधे सीधे उस भावनात्मक माहौल के खिलाफ एक चेतावनी है। और जिसके बारे में हमने बात की, जब शुक्र और मंगल कमजोर हों तो भावनात्मक निर्णय लेने की संभावना बढ़ जाती है। हाँ, और ये सलाह उसी से बचने को कह रही है। और तीसरी और सबसे महत्वपूर्ण सलाह है, रिस्क मैनेजमेंट का ध्यान रखें। मतलब स्टॉप लॉस का इस्तेमाल करें, अपनी कुल पूंजी का एक छोटा हिस्सा ही दांव पर लगाएं। और सबसे जरूरी, नुकसान को सीमित रखने के लिए पहले से एक योजना बनाकर रखें। ये वाकई में दिलचस्प है। पूरा विश्लेषण ग्रहों और नक्षत्रों की रहस्यमयी दुनिया पर आधारित है, लेकिन उसका अंत एक बहुत ही अनुशासित और मानक वित्तीय सावधानी पर होता है। हाँ, ये एक तरह से ज्योतिष और व्यवहारिक वित्त के बीच एक पुल बनाने जैसा है। बिल्कुल। ये इस बात को रेखांकित करता है कि आप बाजार का विश्लेषण करने के लिए किसी भी उपकरण का उपयोग करें, चाहे वो तकनीकी चार्ट हो, आर्थिक डेटा हो या ग्रहों की स्थिति हो। अंत में सफलता का मूल मंत्र अनुशासन और जोखिम प्रबंधन ही रहता है। बिल्कुल। स्रोत का निष्कर्ष इस सार्वभौमिक सच्चाई को स्वीकार करता है। तो आज हमने देखा कि कैसे 30 दिसंबर 2025 के लिए ग्रहों की स्थिति का इस्तेमाल करके एक अस्थिर और अप्रत्याशित बाजार की भविष्यवाणी की गई है, खास तौर पे शुक्र और मंगल की कमजोरी। हाँ, और इसमें एक विशिष्ट समय सुबह 9:45 से 12:30 बजे तक को ट्रेडरों के लिए खतरनाक बताया गया है। और कुछ खास सेक्टर्स, ऑटो, होटल, ज्वेलरी और सरकारी कंपनियों पर ध्यान केंद्रित करने को कहा गया है। हाँ, और ये पूरा विश्लेषण अंत में एक बहुत ही उत्तेजित विचार हमारे सामने रखता है। ये हमें सोचने पर मजबूर करता है कि वित्तीय बाजार असल में है क्या। आप क्या कहना चाहती हैं? मेरा मतलब है, यहाँ सबसे आकर्षक बात ये नहीं है कि क्या ग्रह सच में बाजार को गिराएंगे या नहीं। तो फिर असली बात क्या है? असली बात यह है कि ज्योतिष जैसी प्रणाली उस अराजकता के लिए एक कहानी, एक नैरेटिव प्रदान करती है जिसे हमारा दिमाग वैसे समझ नहीं पाता। इंसानी दिमाग को स्प्रेडशीट से ज्यादा कहानियां पसंद है। बिल्कुल। ये पूर्वानुमान असल में कल क्या हो सकता है उसकी एक कहानी है, और एक ऐसे बाजार में जो भावनाओं से चलता है, आप जिस कहानी पर विश्वास करने लगते हैं वो कभी-कभी एक सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी बन सकती है। हाँ, खुद ब खुद सच होने वाली भविष्यवाणी। ये एक बहुत ही गहरा विचार है कि शायद कहानी ही असलियत को बना देती है। तो हमारे श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात ये हो सकती है, अपने खुद के निवेश में वे कितना डेटा से चलते हैं और कितना उस कहानी से जो वे खुद को या बाजार को सुना रहे हैं। इस सवाल के साथ हम आज की ये गहरी पड़ताल समाप्त करते हैं।